हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। टाइम पर अपनी ब्यूटी स्लीप ले रहे होंगे और बहुत अच्छे से साइंस के बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन हमने रिवाइज कर लिया था, आज हम रेस्पिरेशन करेंगे। बट एक बार जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं अपना न्यूट्रिशन का। तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका क्या याद रखना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। खाना जब कोई बनाएगा अपने आप से तो वो इनऑर्गेनिक का यूज़ करेगा, जो खाना बनेगा वो ऑर्गेनिक होगा। जब खाना बनता है CO2 से, जब खाना बनेगा, ग्लूकोज जब बनेगा तो वो रिडक्शन होता है, इट इज़ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा वहाँ पर एक चीज़ रह गई थी कि आपका एक प्लांट होता है कसकटा, ठीक है। तो वो जो कसकटा होता है ना बेटा, वो पैरासिटिक होता है क्योंकि उसके पास इतना सा भी क्लोरोफिल नहीं होता। वो ऐसा प्लांट है उस पर क्लोरोफिल नहीं है, मतलब सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगा, खुद का खाना खुद बना नहीं पाएगा, तो वो पैरासिटिक होता है, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। इसके अलावा ये बात याद रखेंगे कि आपका जो अमीबा होता है वो जब आपका पूरा खाना मतलब हमने देखा था ना स्यूडोपोडिया से वो ग्रैब करता है अपना खाना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। ये वर्ड भी याद रखेंगे। और हम याद रखेंगे कि हमारे जो लीफ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स, हमने बात करी थी। मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनली बात करी थी। उसके अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर का। ये चीज़ें याद रखेंगे। अब बात करते हैं एनिमल्स की, ह्यूमंस की, मतलब सॉरी। तो ह्यूमंस में हम लोगों ने पढ़ा था सलाइवा। सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें अमाइलेज होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। उसके बाद हमने बात करी थी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का इनवॉलेंटरी मूवमेंट ईसोफेगस में। उसके बाद हमने बात करी है स्टमक की। स्टमक में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टमक, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, तीनों का फंक्शन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन। उसके बाद हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमारा सारा लगभग काम मेजरली वही कर रही है। उसमें क्या क्या आएगा? बाइल। किससे आएगा? लीवर से। उसके जो काम है याद रखेंगे, मेरे साथ साथ दोहरा लीजिए। क्या क्या था? एक तो वो करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और दूसरा जो एसिडिक फूड आया है उसको न्यूट्रल बनाएगा। उसके बाद बात करते हैं पैनक्रियाटिक जो जूस आते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे था लाइपेज और साथ ही साथ ट्रिप्सिन। उसके बाद इंटेस्टाइनल जो जूस था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है माल्टेज, जो ग्लूकोज को बनाता है। ओके। इसके अलावा याद रखेंगे कि हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में सारे जो स्टोर होता है ग्लूकोज, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। वो भी हमारे 2 ऑर्गन्स में, कहाँ पर? मसल्स में एंड आपका लिवर में। ओके, चलिए, तो ये आपका सारा रिविजन हो गया। मैंने कोशिश करी क्विक रिविजन करने के लिए आपके साथ। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। चलिए, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन इनहेल करके, जो अभी हमने न्यूट्रिशन लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो जो विलाई ने अब्जॉर्ब किया है, अब उस न्यूट्रिशन को हर एक सेल में पहुंचाया जाएगा और हर एक सेल में वहाँ पर जो फैट वगैरह है, प्रोटीन है, वो यूज़ हो जाएंगे बॉडी बिल्डअप में। सारा का सारा जो बनता है सेल्स का, जितने भी हमारे ऑर्गेनलीज वगैरह हैं वो बनाने में। और जो कार्बोहाइड्रेट है उससे क्या बनेगी? अब एनर्जी। उसके बाद 2 चीज़ें यहाँ चाहिए, एक तो ऑक्सीजन और एक हमारा ग्लूकोज, मतलब एक तो फूड जो एब्जॉर्ब किया जाता है और एक ऑक्सीजन बाय ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन अपना कंज्यूम करेंगे उस समय। ओके, यहाँ पर ये देखेंगे कि जो तीनों प्रोसेस हैं, आपका डाइजेशन, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। अब यहाँ पर इस वर्ड पर ध्यान देंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा कभी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि डिफरेंस आपको कहीं से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ जाए रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो दोनों में ये अंतर है। हम यूजुअली जब ऐसे डिफरेंस की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन हम ब्रीदिंग के लिए बोल देते हैं। जो एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है या फिर आपके जो सेल्स में गैसियस एक्सचेंज होता है उसको हम बोल देते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, जनरली। और जब हम बात करते हैं आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की, जब वहाँ से एनर्जी ATP बनाने की बात आती है, तब हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। डाइजेशन कैसे लिंक्ड है हमें पता है, ब्रीदिंग कैसे लिंक्ड है ये भी हमें पता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे एनर्जी बनाई जा सकती है। अब मैम आपने तो यहाँ पर ग्लूकोज लिखा है, बताती हूँ।
तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम यूज करते हैं हमारी बॉडी, ग्लूकोज। अब यहाँ फैट, लिपिड्स मतलब और प्रोटीन भी लिखा है। तो अगर किसी इंसान में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, वो फास्टिंग पर है या किसी भी वजह से उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की बिल्कुल कमी हो चुकी है, तो उसकी बॉडी क्या तोड़ना स्टार्ट कर देगी एनर्जी के लिए? लिपिड। उसके बाद अगर लिपिड भी खत्म हो गए, फैट भी चला गया, तो क्या यूज करेगी? तब भी ये दोनों चीजें नहीं मिली तो आपका प्रोटीन। और जब आपका प्रोटीन टूटता है तो वो बनाता है कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, तो ये वाली चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती है बेसिकली। तो फिर मैम ऐसा बॉडी करती क्यों है? क्योंकि बेटा ब्रेन को और हार्ट को, जो सेल्स हैं उनको जिंदा रहने की जरूरत है, एनर्जी लगेगी ही लगेगी। तो इन दोनों के लिए, सिर्फ इन दो चीजों के लिए हमारी बॉडी ये तक करने को तैयार हो जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब जो एनर्जी हमारी बन रही है वो किस फॉर्म में मिलती है हमें? एटीपी। देखिए, गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। जो हमारी एनर्जी होती है वो इसी क्या कहते हैं सब्सटेंस में, मॉलिक्यूल में सॉरी, मिलती है। उसके बाद स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस चीज पे ध्यान देंगे। इट इज द स्टोर्ड फॉर्म। हमारी बॉडी में जो एनर्जी हमें मिलती है ब्रेक डाउन से किसी भी चीज की, उसको स्टोर किया जाता है। मान लो मैंने कोई चीज तोड़ी, उसमें से खूब सारी चीज निकली, इमेजिन करके देखो, ठीक है। अब वो खूब सारी चीज मैंने कहीं पर स्टोर कर दी, तो ये काम होता है एटीपी का। एटीपी उस एनर्जी को जो अभी निकली है उसको अपने अंदर संभाल लेता है और स्टोर कर लेता है, ताकि हम उसे जब हमें जरूरत पड़े तब वो यूज हो सके। ओके, तो कैसे बनता है एटीपी? एडीपी, एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, बट यहाँ पे डाई हो जाएगा क्योंकि दो फॉस्फेट लगे हुए होते हैं। उसके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा जाता है और इसी के बॉन्ड में, मतलब मान लो मैं ऐसे एक बॉन्ड बनाकर दिखा देती हूँ तुम्हें, यहाँ पर एक और फॉस्फेट लगना है, तो इस बॉन्ड में आपकी एनर्जी स्टोर करी जाती है। ओके, तो ये लो, जब ये एडीपी की फॉर्म में होता है तो ये लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही इसमें एटीपी जुड़ जाएगा, मतलब एटीपी बन जाएगा, जैसे ये हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब हमारी बॉडी को एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए या एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एंडोथर्मिक मतलब जहां पर हमारी एनर्जी लगेगी, ठीक है, या फिर एंडरगोनिक भी बोल सकते हैं इसको, तो जहां पर एनर्जी लगेगी वहां पर फिर हमारी बॉडी इस एटीपी को तोड़ती है। इनटू व्हाट? किसकी हेल्प से तोड़ती है? अच्छा, वाटर की हेल्प से। हाइड्रोलाइसिस होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होता है एटीपी का इनटू एडीपी, वापस से यही बन जाता है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके अंदर जो एनर्जी थी वो सारी निकल जाएगी और हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और जो एनर्जी निकलती है, एनसीईआरटी ने लिख कर दे रखा है कितनी निकलती है, 30.5 किलो जूल पर मोल, याद रखेंगे। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब एक चीज याद रखेंगे, एनर्जी, एक तो ये वाली बात हो रही है एंडोथर्मिक प्रोसेस की, तो ये वो प्रोसेस हैं जिनमें एनर्जी लगती है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा जो एटीपी बनने की प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है, ये भी आपकी एंडोथर्मिक ही है। कहने को एंडोथर्मिक ही तो है क्योंकि इसमें भी हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। जो एनर्जी यहाँ पर हमें मिलती है किसी भी चीज को तोड़ने से, ग्लूकोज को तोड़ने से, वो यहाँ पर लगती है और फिर एटीपी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एनर्जी लगती है। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप के होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एनारोबिक के भी दो टाइप हैं बेसिकली, मतलब एनारोबिक का एक टाइप आपका आता है फर्मेंटेशन, एक होती है नॉर्मल एनारोबिक, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़नी है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के फिर दो टाइप आते हैं आपके, एल्कोहल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, तो ये बेसिक्स आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, हम रिविजन कर रहे हैं तो इतना तो बनता है यार। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जब ग्लूकोज को, जो कि 6 कार्बन का बना हुआ है, उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और तोड़ा भी कैसे जाता है, उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब भी ब्रेकडाउन, तो इसको पार्शियली तोड़ा जाएगा, आधा तोड़ा जाएगा। कैसे? 6 कार्बन को तोड़ दिया जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, मतलब मान लो यहाँ पर 6 कार्बन थे, यहां से ब्रेकडाउन हो जाएगा, 3 का ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। ओके, इस तरह से समझ सकते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन के, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइरुवेट, और पाइरुवेट को ही बोला जाता है पाइरुविक एसिड, दोनों सेम चीज हैं। ओके, अब ये जो प्रोसेस है, ये टूटने की जो प्रोसेस है, इसको बोला क्या जाता है? इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। और होती कहाँ है ये? चाहे आपका बैक्टीरिया हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो,
प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब में कहाँ पर होगी ये? साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना पाइरूवेट में ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, होता कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में। याद रखेंगे इस वाली रिएक्शन में या इस वाले स्टेप में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये एनेरोबिक में भी होता है, ये वाला स्टेप एनेरोबिक में भी होगा और एरोबिक में भी होगा। ओके, नेक्स्ट एरोबिक का स्टेप क्या है? जब ये पाइरूवेट है, इस पाइरूवेट को अब हम और ज्यादा तोड़ते हैं। ये तीन तीन जो कंपाउंड बने थे 3 कार्बन्स के, अब एक एक कार्बन हटाया जाता है यहाँ से, सबको तोड़ा जाएगा, सारे बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा, तभी तो एनर्जी मिलती है बॉन्ड्स को तोड़ के हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलता क्या है? फिर सारे टूट जाएंगे तो 6 CO2 मिलते हैं, 6 अलग अलग कार्बन से 6 H2O मिलते हैं, और बहुत सारी एनर्जी जो कि हमें स्टोर कर लेनी होती है ATP में, तो 38 ATP मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लिखते हैं 36 to 38 ATP। ओके, वैरी करता है। ओके, ये वाली जो स्टेप है इसका नाम है क्रेब्स साइकिल, याद रख सकते हैं तो रखिएगा। ओके, क्रेब्स साइकिल, इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसीलिए ये सिर्फ एरोबिक में होती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड, और ये होती कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी एरोबिक है वो साइटोप्लाज्म में भी होगी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगी आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एनारोबिक में आपका एल्कोहल फर्मेंटेशन। एल्कोहल फर्मेंटेशन सेम स्टेप होगा, पहले आपका ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट में ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन के उसमें, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड में। अब ये जो पाइरूवेट है इसके साथ उतना ज़्यादा हम एनर्जी नहीं बना पाएंगे, इससे थोड़ी कम एनर्जी बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे बॉन्ड नहीं टूटते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो पूरा नहीं टूटता है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर। वहाँ पर कंप्लीट ब्रेक डाउन था, सारा का सारा CO2 मिल गया था हमें 6 के 6 कार्बन का, यहाँ पर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इथेनॉल बनता है। ठीक है, और 2 CO2 मिलते हैं और 2 ही ATP मिलते हैं। फर्क देख रहे हो, वहाँ 38, यहाँ 2, तो बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और ये होता कहाँ पर है? याद रखेंगे, इसकी स्पेशल एक हमें याद रखनी है चीज़ कि ये होता है ईस्ट में। ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगस। फंगस यूजुअली आपकी मल्टीसेलुलर होती है, बट ईस्ट के लिए याद रखेंगे ये यूनिसेलुलर है। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ें हमें मिल गई और इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, और इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। लैक्टिक एसिड के बारे में बात करते हैं, तो वही वाला स्टेप होगा, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनेंगे, फिर पाइरूवेट के साथ यहाँ पर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और साथ में हमारे निकलेंगे ATP, 2 ही ATP निकलेंगे। ये प्रोसेस कहाँ होती है हमारी बॉडी में? इन मसल सेल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये कहाँ पर होती है? आपकी मसल्स में होती है। ओके, और इसके लिए भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। होता कब है ये? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल्स की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। जब वो खत्म होने लगती है तो वो ये वाली फर्मेंटेशन करने लगते हैं और वहाँ पर बनता है बहुत सारा लैक्टिक एसिड, और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें होता है पैरों में दर्द, या जो भी चीज़ आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया, हाथ वगैरह बैडमिंटन वगैरह खेला है तब भी बहुत होकर दर्द हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारा लैक्टिक एसिड आ जाता है। फिर ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे वापस से पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, इस वजह से धीरे धीरे वो दर्द अपने आप कम हो जाता है। ओके, चलिए तो अब ये डिफरेंस करते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पूरी टेबल याद करनी है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ बहुत ईजी कि ये अक्रेंस जब हमारी प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन की तब होगा, ये एब्सेंस में होगा। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। हमें क्या मिल रहा था लास्ट में? 6 के 6 CO2, 6 जो कार्बन थे वो CO2 में बदल जा रहे थे, तो एक एक बॉन्ड तोड़ रहे थे हम, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर पूरा नहीं टूट रहा था, ठीक है, इस वजह से यहाँ क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। लास्ट प्रोडक्ट जो हमें मिल रहे थे यहाँ पर CO2 और H2O, साथ में एनर्जी भी है, पर वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो मिल रहे थे वो है इथेनॉल, लैक्टिक एसिड। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, ये कभी कभी हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा लैक्टिक एसिड कभी कभी आपका पेन करता है, मतलब पेन करता है आपका, इसलिए हार्मफुल हो सकता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पॉइंट है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है और यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, चाहे वो ईस्ट के हो चाहे मसल्स के हो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं।
अब बात करते हैं ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। तो ये बात हमें क्यों करनी है, क्योंकि अभी हमने सारी बात करी कि जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए था, मेनली हमारे अंदर तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है ना। देखो ह्यूमंस एरोबिक भी करते हैं, एनाएरोबिक भी करते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड वाली भी हो रही है, फर्मेंटेशन भी हो रही है, बट मेनली क्या है, एरोबिक। तो एरोबिक के बारे में पढ़ना है, और एरोबिक के लिए क्या ज़रूरी था हमारे लिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे आती है, ओके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है आपका कैसे वर्क करता है देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये जो चार्ट है आपका, पहले आपको ये याद होना चाहिए। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स में आपके क्या कहते हैं, 2 नेयर्स भी कह सकते हैं ना, 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं। उसके बाद नेजल पैसेज, नेजल पैसेज आपका जो पूरा पैसेज होता है नाक का, ये 2 नेजल कैविटीज में बटा हुआ होता है बाय सेप्टम, बीच में दीवार होती है राइट, तो उसको बोलते हैं नेजल सेप्टम, और 2 होती हैं कैविटीज, ठीक है। तो 2 नेजल कैविटीज सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। और यहाँ पर नेजल पैसेज के अंदर 3 चीजें होती हैं। क्या 3 चीजें होती हैं, नेजल हेयर्स, म्यूकस एंड सिलिएटेड एपिथेलियम। जो यहाँ पर सेल्स होते हैं वो सिलिएटेड होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि गंदगी को बाहर निकाल सकें। सीलिया भी बताया था जब हमने पैरामीशियम पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो बाहर निकालने वाली जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं राइट, तो यहाँ पर वो भी प्रेजेंट होंगे। म्यूकस होगा ताकि जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो सांस लेते हुए आ रहे हैं वो उसमें चिपक जाएं, और हेयर होंगे ताकि कोई चीज़ अंदर ना जा पाए। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स आपका जो कॉमन पाथवे था एयर वाटर के लिए, एयर वाटर फूड के लिए। उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया इज विंड पाइप, ध्यान रखेंगे नाम, फूड पाइप, ईसोफेगस, ट्रेकिया, विंड पाइप, ओके। उसके बाद ये जो ट्रेकिया होता है इसका एक ओपनिंग होती है, जो पाइप है उसकी जो ओपनिंग होगी दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस के ऊपर कवर होता है। कवर क्यों होता है, ताकि जो हम खाना खा रहे हैं वो इसमें ना चला जाए, ठीक है। तो वो जो ग्लॉटिस के ऊपर का कवर होता है इट इज कॉल्ड एपीग्लॉटिस, ओके। उसके बाद लेरिंग्स, इट इज वॉइस बॉक्स, याद रखेंगे कॉमन नेम आ सकता है वॉइस बॉक्स। यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वॉइस निकालने में हेल्प करते हैं। उसके बाद कार्टिलेज रिंग, इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा आता है। क्या करते हैं ट्रेकिया के ऊपर कुछ रिंग्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज के, क्या करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये ऐसा प्रिवेंशन करते हैं कि जो हमारा ट्रेकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए, वो बंद ना हो जाए। कब बंद हो सकता है, जैसे हमने एकदम से स्नीज करा तो सारी हवा एकदम से बाहर आ गई, ठीक है, तो उस टाइम पर वो कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो वो कोलैप्स हो सकता है। इस टाइम पर जो कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो ट्रेकिया है वो आगे चलकर 2 रास्तों में बढ़ जाता है, तो 2 पाइप्स में बढ़ जाता है, तो उनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई 2 को बोलते हैं, ब्रोंकस 1 को बोलते हैं। उसके बाद जो ब्रोंकाई है वो और पतले रास्तों में बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, जो ब्रोंकाई है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकती है, ये आपके वैसे सिलेबस में इतना नहीं है, बट प्राइमरी मतलब थोड़ा डायमीटर ज़्यादा, सेकेंडरी कम डायमीटर, टर्शियरी और कम डायमीटर, ब्रोंक्यूल्स और भी कम डायमीटर, ओके। फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके लंग्स में। ब्रोंक्यूल्स के आगे क्या प्रेजेंट होता है आपका, एल्वियोलाई, जहाँ पर क्या होती है गैसियस एक्सचेंज, और लास्ट में आपके यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होता है डायफ्राम, ओके। तो ये आपका है पूरा का पूरा क्या कहते हैं डायग्राम। यहाँ पर जो लेबलिंग है जल्दी से बता दो। फर्स्ट क्या है हमारी, नॉस्ट्रिल्स, सेकेंड नोज, थर्ड नेजल पैसेज, फोर्थ ये भी नेजल पैसेज को ही दिखा रखा है इन्होंने, फिफ्थ आपका फेरिंग्स, देन सिक्स्थ वॉइस बॉक्स, सेवेंथ आपका ट्रेकिया, ओके। एट्थ इन्होंने ब्रोंकाई दिखा दिया है, बट यहाँ पर एक और चीज होती सकती थी, कार्टिलेज रिंग्स। उसके बाद 8 आपका ब्रोंकाई या ब्रोंकस 1 को दिखा रखा है। देन आपका यहाँ पर ये हो गई आपकी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद अगर यहाँ पर पूरा डायग्राम ये है नहीं, यहाँ पर इस तरह से क्लस्टर लाइक शेप में थे जो हमारे एल्वियोलाई थे, तो उनको आप लेबल कर सकते हो एल्वियोलाई, और 9th है आपका लंग, नीचे लास्ट में आपका डायफ्राम, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुझे नहीं लगता जल्दी से बन पाएगा, इसलिए कुछ इस तरह का डायग्राम आप बना सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी एडिशंस कर सकते हैं, ओके। अब पढ़ते हैं ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग, सांस लेना, ब्रीदिंग इज वेंटिलेशन इन बॉडी, इट इज रिगार्डेड एज रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स मूव करती हैं तभी हम सांस ले पाते हैं। स्केलेटन टू इंक्रीज गैसियस एक्सचेंज। 2 प्रोसेसेस होती हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड
प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो लंग्स होती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं, ब्लड में देती हैं और फिर ब्लड से सेल्स में जाती है। यहाँ पर क्या होता है, सेल्स अपना CO2 देते हैं ब्लड में और फिर वो ब्लड लंग्स में आकर उनको बाहर छोड़ता है। ओके, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ इसके लिए याद रखेंगे, एयर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होगा। अब हाई प्रेशर मतलब जहाँ पर हवा ज़्यादा होगी वहाँ पर उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करेगी। ओके, और इसके लिए एक और चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि आपका प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा कब होगा, जब वॉल्यूम कम होगी, जगह कम होगी। ओके, अब हम एक की बात करेंगे, हम इंस्पिरेशन की बात करेंगे, इंस्पायरेशन की बात करेंगे, और ये जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर इसको उल्टा चलना है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उल्टा चलना है। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जो आपका नीचे डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो नॉर्मली रहता है डोम शेप में, पर अब वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके साथ साथ आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स वो होती हैं जो आपकी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो यहाँ वाली ये जो मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में, ये इनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिब्स हैं वो फॉरवर्ड मूवमेंट शो करेंगे। रिब जब आगे को होगा तो लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और उनके अंदर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स, एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, और उस एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, जगह बढ़ गई, और वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर लंग्स के अंदर कम है, हवा बाहर तो बहुत ज़्यादा है, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ जाती है और हम इनहेल करते हैं। ओके, जस्ट इसका अपोजिट होता है एक्सपायरेशन में। जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है, डोम शेप का बन जाएगा वापस से, इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगी, तो आपकी जो रिब्स हैं वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। नॉर्मल पोजीशन पे आएगी तो लंग्स भी वापस नॉर्मल हो जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। उसकी वजह से वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सारी की सारी एयर बाहर आ जाएगी। ओके, चलिए अब देखते हैं ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये दो लेवल पे होता है। एक तो एल्वियोलाई में होता है और एक टिश्यूज में होता है। ठीक है, तो कहाँ पर गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, एल्वियोलाई लेवल, between alveoli and blood capillaries, and at tissue level between tissues and blood capillary। जब टिश्यूज पे, सेल्स पे ऑक्सीजन हमें पहुंचानी होती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, अब ये क्या चीज़ है, देखो आप जब डायग्राम में देखेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं जो एक्सचेंज होती है वो तीन चीज़ों के बीच में होती है, तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं बीच में। एक तो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है, 9 से अगर तुम्हें याद हो तो ये सिंगल लेयर होती है सेल्स की। ठीक है, फिर ब्लड वेसल्स, इनकी एंडोथीलियम होती है, ये भी सिंपल स्क्वेमस का टाइप है, सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी। और उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली खाली जगह है बीच की, दोनों के बीच में। ओके, तो इन तीनों से हमारी क्या बनती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है, जहां से गैसियस का एक्सचेंज, मतलब गैसियस एक्सचेंज होगा। ओके, ये है आपके लिए डायग्राम। तो यहाँ पर देखें जो ऑक्सीजन है अभी हमने इंस्पायर किया, इनहेल किया है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ पर, कार्बन डाई हमारी कम है। यहाँ से जो हम ब्लड ला रहे हैं, ठीक है, जो ब्लड आ रहा है हार्ट से, वो ब्लड में ऑक्सीजन कम है और CO2 ज़्यादा है। तो ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आ कहाँ से रहा है, ये हार्ट से आ रहा है। थोड़ा बहुत तो पीछे का रिवाइज किया होगा आपने, तो ये हार्ट से आता है। हार्ट में कहाँ से आता है, सेल से आता है। ओके, तो यहाँ पर आया। अब यहाँ पर ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कम क्या है, ऑक्सीजन। तो हर चीज़ जब डिफ्यूजन शो करती है, एल्वियोलाई में कैसे होता है एक्सचेंज, डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन जब शो करता है तो कैसे करता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो, और CO2 यहाँ कम थी तो यहाँ ज़्यादा थी, हाई कंसेंट्रेशन से लो, तो दोनों के दोनों मूव कर जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे जाते हैं तो ये वाला जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेट हो जाता है और फिर ये कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर हमारे सेल्स में जाता है। ओके, लेबलिंग हमने कर दी है, एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरी, उसकी एंडोथीलियम, और ये स्क्वेमस एपिथेलियम। चलिए, अब ये जो आपकी रेस्पिरेशन होती है ब्रीदिंग वाली, मैंने बताया था ना, रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन।
सेलुलर रेस्पिरेशन के अभी हमने टाइप पढ़े, ये है नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, तो ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब एल्वियोलाई वाली जो होती है। उसके बाद एक होती है इंटरनल। इंटरनल कौन सी है? जो सेल्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होती है। यहाँ पर देखो सेल्स ने अपने काम की, अभी जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर जब ऑक्सीजन तो यूज हमने कर ली, तो ऑक्सीजन गया, मिलता क्या था हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में? बहुत सारे CO2। तो CO2 यहाँ पर क्या हो गए? ज़्यादा, ऑक्सीजन क्या हो गए? कम। तो ये ऑक्सीजन कम हो गया है, इसलिए अपने ज़्यादा से कम की तरफ। ये ब्लड तो कहाँ से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है ना, तो ये यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये अपना ऑक्सीजन सेल्स को दे देता है और सेल्स से क्या ले लेता है? CO2, और ये वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ जाता है? हार्ट में। ओके, तो ये आपकी इस तरह से साइकिल चलती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये वही चीज़ है, जस्ट डायग्राम मैंने कहीं और से लिया है। ब्लड हैज़ RBC विच हैज़ हीमोग्लोबिन विच बाइंड्स विद ऑक्सीजन। अब जो ब्लड है उसके अंदर रहता है एक प्यारा सा सेल आपका RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, पर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो रेड कलर का होता है, इस वजह से हमें ब्लड रेड दिखता है, और उसके साथ बाइंड होती है क्या? ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या बाइंड होगी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम, जितना भी हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा है, अभी हमने ये देखा ना पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन, ये किसके थ्रू हो रहा है? ये ऑक्सीजन कहाँ पर जा रही है? ये ऑक्सीजन जा रही थी हीमोग्लोबिन के पास, तो ये कहाँ जाएगी? हीमोग्लोबिन के पास, उस पर जाकर बाइंड होगी, फिर ट्रैवल करेगी। ओके, साथ ही साथ जो आपका CO2 है वो कैसे करता है? तो वो ज़्यादातर प्लाज्मा में करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम अपना, मतलब वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर रहता है, और थोड़ा बहुत 25% के अराउंड वो थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट से बाइंड होकर रहता है। ओके, ये चीज़ याद रखेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे कि CO2 भी प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर बहता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन से भी बाइंड हो जाता है, थोड़ा बहुत, वेरी फ्यू पार्टिकल्स। ओके, चलिए, इसके बाद सबसे इसमें जिस टाइप की दे रखी है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहले ब्रीदिंग होगी हमारी। ब्रीदिंग में भी सबसे पहले क्या होगा? आपका एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में एक्सचेंज होगा। जो रेस्पिरेशन नॉर्मल हो रही थी, सबसे पहले एक्सचेंज यहाँ पर होगा, फिर दूसरा एक्सचेंज ब्लड वेसल और सेल्स में होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या है ये? सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ पर आपका क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स टू मैक्सिमाइज देयर गैसियस एक्सचेंज। जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हम में हो, चाहे फिश के गिल्स हो, चाहे अर्थवॉर्म की स्किन हो जहाँ से वो डिफ्यूजन करता है, चाहे इंसेक्ट्स का ट्रेकिया हो, मैंने साथ साथ आपको ऑर्गन्स भी बता दिए। ओके, तो यहाँ पर जितने भी ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, इनके पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैक्सिमाइज करती हैं गैसेस एक्सचेंज को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ लार्ज सरफेस एरिया, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, राइट, तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा। उसके बाद थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, हमने देखा सिर्फ 3 ही लेयर थी, वो भी एक एक सेल की, राइट, तो थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन रहेगी, जैसे कि आपका अर्थवॉर्म भी है, वो एकदम थिन मेम्ब्रेन रहती है उसकी स्किन में। उसके बाद रिच ब्लड सप्लाई, जहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा होगा वहाँ पर कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ताकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज हो सके। ओके, चलिए, तो इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क। ठीक है, चलिए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अब वो पूछने वाला तरीका है, बेसिकली आपको कॉमन टर्म्स ही यूज़ करने हैं, वो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, इन केस अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सेम चीज़ हो सकती है रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए, तो इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या थी? फिजिकल प्रोसेस है, एक नॉर्मल सांस लेना छोड़ना फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं यूज होता है, ठीक है, नो एंजाइम्स रिक्वायर्ड। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो आपकी रेस्पिरेशन होती है, और यहाँ पर एंजाइम्स चाहिए होते हैं। जितनी भी हमें प्रोसेस देखी है उनमें सब में एंजाइम्स यूज होते हैं, आपको पढ़ने नहीं है पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन।
यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ यील्डिंग एनर्जी, एनर्जी को लिया जाता है, बनाया जाता है, रिलीज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी चाहिए होती है, ब्रीदिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए, सांस लेने के लिए थोड़ा सा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर हमारी एनर्जी बनती है। लास्ट पॉइंट, ब्रीदिंग लंग्स में होती है टोटली, और यहाँ पर एवरी सेल में होती है, मतलब जो रेस्पिरेशन है एनर्जी हर सेल बना रहा है अपने लिए, तो वो हर सेल में होता है। ओके, इसके अलावा एक चीज देखेंगे आप लोग, यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले पॉइंट में कि यहाँ पर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, व्हाई, क्यों चाहिए। तो बेटा कुछ काम कर रहे हैं ना लंग्स हमारे, हमारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, कुछ ना कुछ काम हो रहा है हमारी बॉडी में, तो उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ी थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है। ओके, इसके अलावा प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में स्टोमेटा होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, CO2 वहीं से अंदर आता है और वहीं से ऑक्सीजन बाहर आती है। अब बहुत बच्चे ये सोच लेते हैं कि वहाँ पर सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन नहीं हो रही। नहीं बेटा, वहाँ दोनों चीज़ें हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साथ साथ चलते हैं डे टाइम में, ठीक है, नॉर्मल प्लांट्स की बात कर रही हूँ, डे टाइम में दोनों प्रोसेस चलेंगे, पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है इसलिए वो ऑक्सीजन को बाहर रिमूव करते रहते हैं। अब रात में क्या होता है, रात में फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है, तो तब ऑक्सीजन कम रिलीज होती है कंपैरेटिवली और CO2 ज़्यादा रिलीज होती है। ओके, तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। बस हमारा रेस्पिरेशन भी अब कंप्लीट हो गया है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग सर्कुलेशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तब मिलते हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।